नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लक्ष्मण रेखा का नाम तो हम सबने कभी न कभी सुना ही है ना? लेकिन आज आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे सदियों पुरानी कहानियों का ये एक मिथक आज के इस आधुनिक दौर में एक बहुत ही कमाल का और सच कहूं तो बेहद जरूरी मनोवैज्ञानिक टूल बन गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। रंगनाथ रामायण की ये पंक्तियां, यदि कोई इन रेखाओं को पार करने का प्रयास करेगा तो उसका सिर उसी क्षण चूर्ण बन जाएगा। उफ, सोचिए ये कितना तीव्र और नाटकीय है ना। मतलब ये साफ दिखाता है कि उस पल दांव पर क्या लगा था। ये मिट्टी पर खींची गई कोई आम लकीर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा जबरदस्त सुरक्षा घेरा था जिसे पार करने का सीधा सा मतलब था भयंकर मृत्यु। ये चीज तुरंत हमारा ध्यान खींचती है और कहानी की गंभीरता को एकदम से हमारे सामने लाकर रख देती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पौराणिक सीमा की, जिसे हम रेत पर खींची एक लकीर भी कह सकते हैं। कहानी हम सबको बताए, ये दंडकारण्य वन की बात है। भगवान राम एक सुनहरे हिरण के पीछे जाते हैं जो असल में राक्षस मारीच था। उसकी मायावी पुकार सुनकर और सीता जी के बहुत जोर देने पर लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी, मतलब बड़ी अनिच्छा से, राम जी की मदद के लिए निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले वो कुटिया के चारों तरफ एक अभिमंत्रित सुरक्षा घेरा बना देते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि रावण, जो अपने असली रूप में उस रेखा को कभी पार कर ही नहीं सकता था, वो एक बेबस साधु का वेश धरकर वहां आता है। वो सीता जी को उनकी सुरक्षा सीमा से बाहर निकालने के लिए छल का सहारा लेता है। यानी रावण ने एक भौतिक सीमा को पार करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक चाल चली है ना। कितनी गहरी बात। अब आते हैं रेखा की उत्पत्ति पर, और यहाँ एक ऐसा आश्चर्यजनक साहित्यिक तथ्य है जो शायद आपको सच में हैरान कर दे। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि मूल ग्रंथ में, यानी 500 ईसा पूर्व की वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मण रेखा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। जी हाँ, वहां लक्ष्मण बस हाथ जोड़कर वन देवताओं से सीता माता की रक्षा की प्रार्थना करते और चले जाते हैं। तो फिर ये रेखा आई कहाँ से? देखिए, 14वीं शताब्दी में तेलुगु की रंगनाथ रामायण में पहली बार लक्ष्मण द्वारा 7 सुरक्षात्मक रेखाएं खींचने का जिक्र आता है। फिर 15वीं शताब्दी में बंगाली कृत्तिवास रामायण में भी रेखा खींचने और देवताओं का आवाहन करने की बात मिलती है। और 16वीं शताब्दी में रचित रामचरितमानस में तो रेखा का सीधा उल्लेख सीताहरण के वक्त होता ही नहीं है, बल्कि बाद में रावण की पत्नी मंदोदरी इसका जिक्र एक शक्ति के प्रतीक के रूप में करती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि सदियों से जैसे जैसे समाज और उसके सांस्कृतिक नियम बदले, वैसे वैसे ये अवधारणा भी विकसित होती गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा थी या प्रतिबंध। आइए इस दोहरे प्रतीकात्मकवाद को समझते हैं। अगर हम आज के आधुनिक समाजशास्त्रीय और नारीवादी नजरिए से देखें तो कई बार इस रेखा को एक पितृसत्तात्मक प्रतिबंध या महिलाओं की आज़ादी पर एक दमनकारी रोक के रूप में देखा जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इसके ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ की बात करें तो इसे विशुद्ध रूप से एक सुरक्षात्मक कवच माना गया था। एक ऐसा साधन जो बाहरी दुनिया की अप्रत्याशित और क्रूर शक्तियों, या कह लीजिए जंगल की अराजकता से बचाने के लिए था। अब देखिए, दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें दिखाता है कि समय के साथ किसी एक प्रतीक के मायने कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा सिखाने के बारे में, जो कि आधुनिक पालन पोषण की ओर हमारा एक बहुत ही जरूरी कदम है। जरा सोचिए, कैसे उस पौराणिक जंगल के भौतिक खतरे आज के अमूर्त लेकिन उतने ही असली खतरों में बदल गए हैं। जहां पहले मिट्टी पर खींची गई एक भौतिक रेखा हुआ करती थी, आज वहां अमूर्त नियम और पर्सनल स्पेस को समझने की जरूरत है। जहां पहले मायावी राक्षस थे जो रूप बदल कर आते थे, आज हमारे पास भ्रामक ऑनलाइन प्रोफाइल्स और छुपे हुए इरादों वाले अजनबी हैं। और प्राचीन जंगल की उस अराजकता की जगह आज साथियों के दबाव और इस डिजिटल दुनिया के अनगिनत खतरों ने ले ली है। खतरे बेशक बदल गए हैं, लेकिन यकीन मानिए, एक सुरक्षा घेरे की जो जरूरत उस समय थी वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। तो भाई इस सवाल ये है कि हम इस आधुनिक लक्ष्मण रेखा को लागू कैसे करें। इसके 3 बड़े आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम हैं। पहला कदम, बच्चों पर सिर्फ नियम मत थोपिए, उन्हें उस खतरे के बारे में और
नियम के पीछे का वो जो क्यों है ना, वो समझाइए। दूसरा कदम, ये सीमाएं बच्चों के साथ बैठकर सहयोगात्मक रूप से तय करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन पर कोई हुक्म चलाया जा रहा है। और तीसरा कदम, उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि वो खुद उस सुरक्षित क्षेत्र का सम्मान करना चुने। याद रखिए, अगर बच्चा क्यों समझ जाता है तो वो उस सीमा से चिढ़ने के बजाय दिल से उसका सम्मान करेगा। सोचिए, अगर सीता जी को उस सीमा के पार के असली खतरे का पूरी तरह से अंदाजा होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता, है ना? तो चलिए अब आवश्यक सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता की बात करते हैं और सीमा के अर्थ को फिर से परिभाषित करते हैं। ये विचार सच में बहुत गहरा है। सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, अपनी सीमा को जानना कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बिना किसी डर के जीवन का आनंद लेने की आज़ादी देता है, खासकर एक बच्चे के लिए। सच्ची आज़ादी का मतलब ही सुरक्षित महसूस करना है। जब उन्हें ये पता होता है कि एक सुरक्षित दायरा मौजूद है, तभी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दायरा उनके पंख नहीं काटता, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए एक सुरक्षित और खुला आसमान देता है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सीमाएं कोई जेल नहीं है। ये वो दायरे हैं जिन्हें हम खुद अपनी भलाई के लिए चुनते हैं। जब हम इस सोच को अपनाते हैं ना, तो एक तथाकथित पाबंदी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल में बदल जाती है। ये हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को बिना डरे और सुरक्षित तरीके से इस दुनिया को जानने का मौका देती है। ये हमें सिखाती है कि जो आज़ादी हमारे पास है, हम उसका पूरा सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। और अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जिस पर सच में गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम कौन सी सीमाएं तय करने में मदद करेंगे? यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों के जीवन में किन सीमाओं का निर्माण करते हैं। ऐसी सीमाएं जो उन्हें रोके नहीं, बल्कि सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। तो इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ज्ञान प्राप्त करते रहें और इसे साझा करते रहें।